संजय संजय जी यहीं से शुरू करते हैं। रशीद किदवई कह रहे हैं बीजेपी इस समय 220-225 के आसपास है। आप सहमत हैं क्या इससे संजय जी? क्या रशीद जी ने ऐसी बात कही? नंबर्स दिए 220-25 का? हाँ, अभी तो बोला, आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा उनके हिसाब से इस समय बीजेपी 220-225 पर है, बहुमत से दूर है। अब मुझे लगता है पता नहीं, राशिद जी को हक है अपना ओपिनियन रखने का, लेकिन मुझे लगता है उनका थर्मामीटर जो है वो खराब हो रहा है और वो पूरा टेम्परेचर नाप नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे टेम्परेचर में तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। मेरा थर्मामीटर शायद मेरा खराब हो, फिर किसी ना किसी का तो खराब है, टेम्परेचर हम नाप नहीं पा रहे हैं। हाँ। और रहने दीजिए, इस वक्त के टेम्परेचर से फर्क भी क्या पड़ता है। हाँ। फर्क तो तब पड़ेगा जब अप्रैल और मई के महीने में टेम्परेचर क्या होगा। मैं मौसम की नहीं बात कर रहा, पॉलिटिकल मिजाज की बात कर रहा हूं। उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उसी से पता चलेगा कि जनता में बुखार कितना है या कितना नहीं है। लेकिन वापस मैं आता हूं, मुझे नहीं लगता है कि राशिद किदवई जी की बात से मैं थोड़ा मतलब मेरा उसमें सहमति नहीं है। मैं इतने कम आंकड़ों के नजरिए से बीजेपी को नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि जैसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल कि अगर अगले महीने चुनाव करा लें, अगले सप्ताह चुनाव करा लें, आज की स्थिति जो बनी हुई है, तो बीजेपी बिल्कुल मेजॉरिटी के करीब है, अपने आप में मेजॉरिटी के करीब है मेरे हिसाब से। मैं गलत हो सकता हूं, दूसरे सही हो सकते हैं, लेकिन अपना अपना एक आकलन है, मैं अपना आकलन पेश कर रहा हूं। मुझे लगता है बीजेपी बड़े आराम से 260-270 सीटों के आसपास टिकी हुई आज मुझे दिखाई पड़ती है। ओके, और जो हाल के सर्वे आए हैं वो सारे भी यही कहानी कह रहे हैं, बीजेपी 270, 280, 290 और दूसरों के सर्वे से प्रभावित नहीं हूं। 330। मानक जी, मैं दूसरों के सर्वे से प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि मैं उन सर्वे जो कर रहे हैं उनके ना तो मेथोडोलॉजी को समझता हूं, न देखता हूं, न समझ पाता हूं। इसी के लिए ये मेरा अपना आकलन है। और मुझे लगता है वापस हमें उस सवाल पर जाना चाहिए जिस सवाल से सबकी चर्चा हो रही थी। जैसा संजीव कह रहे थे कि आपने तो सवाल का उत्तर ही नहीं बताया, मेरे सवाल का भी उत्तर नहीं बताया। मेरे सवाल का उत्तर बड़ा क्लोज था राशिद जी के आसपास। मैं भी यही कह रहा था कि इस जो 3 दिन की चर्चा से जो देश का जो पॉलिटिकल मूड है उसमें मुझे कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। जो राशिद जी भी कह रहे हैं एक तरह से कि इस 3 दिन की चर्चा से लोगों के वोट देने के निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस चर्चा से लोग बीजेपी के पक्ष में आ गए या बीजेपी का विरोध करने लगेंगे। मुझे भी ऐसा ही दिखता है। ये 3 दिन की चर्चा, हम इस पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भाषण अच्छा लगा नहीं लगा, उसमें क्या त्रुटियां थी, राहुल गांधी का भाषण अच्छा लगा नहीं लगा, ये सब ठीक है। ये सब अपने विश्लेषण का मतलब एक जरिया है, एक चीज है जो हम विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल ओपिनियन बदलता हुआ मुझे भी दिखाई नहीं पड़ता इन सब चीजों से, कम से कम 3 दिन के भाषण से। इसी के लिए मैंने कहा था कि देश के पॉलिटिकल मूड में कोई परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है इन 3 दिनों की जो चर्चा है उससे। ठीक है, लेकिन देखिए आपने संजय जी ये तो बता दिया कि रशीद किदवई और आपका जो ओपिनियन है वो इस मामले में ऑलमोस्ट सेम है कि देश के मूड में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन देखिए सीटों के इस समय बीजेपी कहां पर है उसमें तो बड़ा अंतर है। वो कह रहे हैं 220, 225 है मानक। ये दो अलग अलग सवाल हैं। हाँ। सवाल ये है कि आज राशिद जी को बीजेपी 225 दिख रही है, मुझे आज बीजेपी 270 दिख रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी 3 दिन के बाद भी वही है जहां 3 दिन पहले खड़ी थी। राशिद जी भी यही कह रहे हैं, बीजेपी 3 दिन पहले भी वहीं खड़ी थी, बीजेपी आज भी वहीं खड़ी है। तो मैं दोबारा पूछता हूं इस मामले में मैं राशिद जी के करीब। ठीक है, मैं दोबारा पूछता हूं, आप 270 क्यों कह रहे हैं संजय जी? आपके हिसाब से भी बीजेपी की 30 सीटें तो कम हो रही हैं, कहां से कम हो रही है, क्यों? नहीं, अगर कहां से कम हो रही है इतना बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेशन तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन बहुत स्पष्ट है। हाँ। 3-4 राज्य हैं जिसकी बार बार चर्चा हो रही है कि अगले 2024 के चुनाव में इन 3-4 राज्यों को देखने की जरूरत है, जिसमें एक बिहार है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं आज मोतिहारी में हूं, चुनावी सर्वे के लिए नहीं आया हूं, कुछ और काम के लिए हूं। एक बिहार है, इस पर कड़ी नजर होनी चाहिए। दूसरा महाराष्ट्र है, उस पर नजर होनी चाहिए। बंगाल है, उस पर नजर होनी चाहिए। और कर्नाटक, जहां पर अभी गठबंधन कोई शेप नहीं ले रहा है। तो ये मुझे लग रहा है ये 3-4 राज्य हैं जिस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। और बहुत आसानी से मुझे लगता है कि आज की स्थिति में इन 3-4 राज्यों को मिला दें तो बीजेपी शायद 30, 35, 40 सीटें लूज कर सकती है। लूज कर सकती है कंपेयर टू 2019। ओके, रशीद भाई, आप जो 225 कह रहे हैं, आप कितनी सीटें कौन से राज्य से कम कर रहे हैं?
देखिए, मेरी तमाम बातें जो है हमारे मित्र डॉक्टर संजय कुमार साहब ने बखूबी कहा है। वो सिर्फ आकलन इस बात का है, वो 30 सीटें कह रहे हैं। मुझे लग रहा है भाजपा इन 4 राज्यों का, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और बिहार और कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल, मुझे लगता है भाजपा को 50 सीटों का वहां नुकसान हो सकता है। और बाकी जो राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बहुत से राज्य शामिल हैं, जहां भाजपा को बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन था, मतलब 92% उनका स्ट्राइक रेट था, 90%। वो 90% से अगर घट के वो 70% हो जाता है तो बड़ा उलटफेर हो जाएगा। देखिए, ये तो एक सामान्य चुनाव होगा। अगर कोई भावनात्मक मुद्दा आ जाता है तो मैं बिल्कुल डॉक्टर संजय कुमार की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो फिगर वो 300 और उससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन जो सामान्य चुनाव, मतलब जिसमें थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होता है, जो एक जो सांसद है उसके प्रति थोड़ा सा एक नाराजगी होती है, गुस्सा होता है, और लोग सामान्य वोटिंग बिहेवियर होगा, तो मुझे लगता है कि परिणाम जो है वो चौंका देने वाले होंगे। ओके, 225। आशुतोष, 225 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 225 इस समय, जबकि सारे सर्वे कह रहे हैं 300, 350, 325। मैं इस डिबेट में पढ़ूंगा ही नहीं। और मैं आप जानते हैं, आप लगातार मेरे साथ आपने काम किया। मैं कभी यार, अगर मैं खुद ओपिनियन पोल करूंगा, एग्जिट पोल करूंगा, सर्वे करूंगा, तो जरूर नंबर पे बात करूंगा। ओके। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, राजनीति को बहुत करीब से देखने की कोशिश करता हूं, और उसके लिहाज से अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे इस वक्त देश का मूड क्या है, हाँ, तो मैं ये बता सकता हूं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी का है, वो थोड़ा सा उसमें विचलन मुझे बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। और उस विचलन के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री को 2 घंटे तक कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। और मैंने पूरा भाषण बहुत ईमानदारी के साथ, बड़ी मजबूती के साथ छुपा। बहुत सारे लोगों के लिए फैशनेबल होगा जो कह सकते हैं कि विपक्ष में तो कुछ नहीं बोला, तो उन लोगों ने भी सौगत राय का भाषण नहीं सुना ना, उन्होंने काकोली दस्तदार का भाषण नहीं सुना, उन्होंने महुआ मोइत्रा का भाषण नहीं सुना। अगर आप भाषण ही नहीं सुनेंगे और जो पब्लिक परसेप्शन उसी के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा भाषण विपक्ष की तरफ से हुआ उसमें गौरव गोगोई के बाद सौगत राय का भाषण था और काकोली दस्तदार का भाषण था, लेकिन नहीं सुना। तो एक आज की तारीख में एक जो प्रोपेगेंडा चलता है, उस प्रोपेगेंडा के बंदी होकर लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं, तो मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं। ओके। लेकिन मैं ये स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मसले पर बचने से बोलना ये उनकी कमजोरी का प्रतीक है, मजबूती का प्रतीक नहीं है। ओके। 3 महीने से मणिपुर में अनिवार्यता एक बहुत ही भयावह स्थिति है, और देश के प्रधानमंत्री अगर चुप हैं और नहीं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के आने वाले समय में एकमात्र सबसे बड़ी असफलताओं में होगा। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी।